बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब से कुछ देर पहले हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, किस तरीके से DGISPR ने मुद्दलिल तरीके से ये बात बताई कि पिछले 20 साल में किस तरीके से BLA और भारत का नेक्सस रहा है, किस तरीके से पाकिस्तान में दहशतगर्दों का और भारत का साथ और गठजोड़ रहा है, किस तरीके से पाकिस्तान में भारत दहशतगर्दी का मुर्तकिब होता रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद महसूस होता है कि कैसा बयानिया दुनिया के सामने है कि जहाँ वो दूध का दूध पानी का पानी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में किस तरीके से न सिर्फ दहशतगर्दी करवाता है बल्कि उसका मीडिया उसे सपोर्ट भी करता है। बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ मुस्लिम नून से मौजूद होंगे अली गौहर बलोच साहब। अली गौहर बलोच साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया। साथ साथ में ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली बुखारी साहब ने, सर आपका भी शुक्रिया। और शैला रजा साहब मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मैडम आपका भी शुक्रिया। अली गौहर बलोच साहब, सर स्टार्ट आपसे ही करते हैं, फिर अली बुखारी साहब मैडम की तरफ भी चलेंगे। DGISPR का एक प्रेशर था, बड़ी तफसील से प्रेशर था और बड़े तवील अरसे से पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम इस बात के मुंतज़िर थे कि पूरे नेक्सस को एक तफसील के साथ जो है वो बयान किया जाए। जिस तरीके से हमने देखा कि इस पूरे अरसे में जो पहलगाम अटैक के बाद था, हिंदुस्तान के बयानिए का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के ISPR ने और पाकिस्तान की वज़ारत इत्तलात ने एक मौसर बयानिया जो है वो तरतीब दी और इंफॉर्मेशन का एक पूरा फ़्लो था। सर दो तीन बातें उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। बलोच साहब, मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा उसकी तरफ जो देखें कि उन्होंने अमरीकी साख्ता असलहा दिखाया जो हमारे DGISPR थे, और वो एक नहीं कई मौके पर इस्तेमाल हुआ था। जाफ़र एक्सप्रेस के साथ भी इस्तेमाल हुआ था और बाकी जगहों पर भी था। और उन्होंने सवाल ये पूछा कि ये कौन ख़रीद सकता है, क्योंकि ये तो बड़ा एक महंगा असला है, ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि किसी मुल्क की पुष्ट पनाही के बगैर ऐसा हो पाए। तो सर जो तमाम गुफ्तगू थी उसको समअप कैसे करेंगे कि जब आप उसको जो है वो रिसीविंग एंड पर हो? मैं समझता हूँ कि जिस तरह से इंडिया हर KPK के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर और दीगर जगहों में दहशतगर्दी के वाकयात के अंदर मुलव्वस है, और ख़ास तौर पर ये एक बुज़दिल दुश्मन की निशानी होती है कि जो मैदान में जंग नहीं लड़ सकता तो फिर वो आपके बच्चों पर हमला करता है, फिर वो आपकी ख़वातीन पर हमला आवर होता है, फिर वो आपके शहरियों पर हमला आवर होता है। तो इसी तरह के वाकयात तो वो तो एक बड़े अरसा दराज से चल रहे हैं। और पाकिस्तान की फौज अगर देखा जाए तो हमारे लिए ये कोई जंग नहीं है। हम तो अरसा दराज से एक जंगी कैफियत से गुजर रहे हैं और हमारी अफवाज और हमारे फौजी जो हैं वो देखें कि कोई ऐसा दिन है साल से जिस दिन कोई शहादत ना हुई हो, जिस दिन वो दुश्मन के साथ नबज आजमा ना हुए हो। एक गोरिल्ला वार किसी कैफियत हमारे जो दुश्मनान हैं वो पाकिस्तान में कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन ये मेरे अल्लाह का बड़ा करम है और मुसल्लह फौज की बेशुमार कुर्बानियां पाकिस्तानी अवाम की कि हमने उन पर काबू पाया है। इसी तरह से अब मेरे एक मतलब है सियासत के तालिब इल्म की हैसियत से दो चीजें जो मुझे नजर आती हैं। एक तो जो हमारा दुश्मन पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है, इसको पूरी दुनिया में जो है एक मतलब है इसका वो चेहरा जो कि ऑलरेडी एक्सपोज तो हो चुका है, खुल के सामने तो आ चुका है, लेकिन इसको मजीद मौसर तरीके से इस कैंपेन को चलाना चाहिए हमें। सोशल मीडिया पर भी जिस तरह से अभी हमारे डेलीगेशन भी बाहर के ममालिक में एक तरतीब दिया गया है जो कि हम पूरी दुनिया को बताएंगे कि ये किस तरह से हमारे मुल्क के अंदर हमारा दुश्मन दहशतगर्दी करवा रहा है। और वो भारत का वो चेहरा जो मकरू चेहरा है जो कि ऑलरेडी कनाडा में भी एक्सपोज हो चुके हैं और ममालिक भी देखे ना, कनाडा ने तो बड़ा क्लियरली उनको दहशतगर्द कहा है और उन्होंने जो उनके मुल्क के अंदर वाकयात हुए, इस तरह से UK के अंदर भी इन लोगों ने दहशतगर्दी के वाकयात किए हैं और जगह पर भी किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये उनका जो मौजूदा वज़ीर आज़म है मोदी, ये भी कुछ मतलब है इसका भी देन जो है वो दहशतगर्दी वाला ही है और ये दहशतगर्दों का असल सरपरस्त है। तो दुनिया में जिस तरह से ये एक्सपोज हुए हैं, हमारी अब हुकूमत हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को भी चाहिए कि इनको एक्सपोज करने के लिए जिस तरह से अभी डेलीगेशन बनाए गए हैं, ये वक्तन फक्तन हमें एक मौसर कैंपेन की जरूरत है और इन वाकयात को बैनुल अक़वामी लेवल पर जो भी कवानीन है उन फोरम पर उठाना चाहिए। जिस तरह से आपने असलहा की अभी बात की है कि वो अमेरिकन साख्त का है और जाहिर है कि उसकी कड़ियां कुलभूषण यादव तो हमारे मुल्क में पकड़ा, इस तरह से कई ऐसे लोग भी पकड़े हुए हैं और वक्तन फक्तन वो कोई बहुत सारे लोग तो मारे भी जाते हैं दहशतगर्द इन वाकयात के अंदर। तो इस सारी कैंपेन को जो मैं समझता हूं कि अब वो वक्त है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की अवाम और ख़ास तौर पर बैनुल अक़वामी जो दुनिया है, दुनिया के पुरअमन ममालिक हैं, उनके अंदर भारत का जो दहशतगर्दी वाला मकरू इस तस्वीर का रुख है वो सामने आ चुका है इसकी हुकूमत का। तो उसको मौसर तरीके से बनाएं और इनको दुनिया में ये ऑलरेडी तन्हाई का शिकार होते जा रहे हैं और मजीद भी इंशाअल्लाह हो जाएंगे।
चूंकि पाकिस्तान बुनियादी तौर पर तो पुरअमन मुल्क है, हम नहीं चाहते कि हम किसी पड़ोसी मुल्क के ऊपर या किसी मुल्क के ऊपर जो है वो जंग मुसल्लत करें। हमने तो हमेशा अपने दिफा को मलूदे खाते रखा, अपने मुल्क की सलामती और अपने अवाम की सलामती को मलूदे खाते। ठीक है बलोच साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ सर आऊंगा, जरा अली बुखारी साहब की तरफ भी। बुखारी साहब, जिस तरह से बलोच साहब ने भी कहा, DGISPR की भी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि अब शायद हिंदुस्तान के पास जो है वो अब महदूद रास्ते हैं इस तमाम मामलात के ऊपर पर्दा डालने की, क्योंकि ज़ाहिर है कि आहिस्ता आहिस्ता करके हमने उन तमाम चीज़ों के ऊपर से पर्दा उठाना शुरू किया है कि जो हिंदुस्तान की सपोर्ट के साथ हो रही थी, और इसको शुरू करने वाला भी हिंदुस्तान ही है। लेकिन अब आपको पाकिस्तान की स्ट्रेटजी से कितना इत्तेफाक है कि जो हम एग्रेसिवली एक एक चीज़ दुनिया के सामने रख रहे हैं कि किस तरीके से हिंदुस्तान का टेररिस्टों के साथ, दहशतगर्दों के साथ नेक्सस है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। बहुत शुक्रिया फवाद आपका। देखो बात ये तो है ना, ये तो नीड ऑफ द डे है। एक्चुअली हमें तो ये बयानिया जो है ये अपने बहुत अरसा कबल बना लेना चाहिए था जब गुलशेन यहाँ से गिरफ्तार हुआ था, और उसके बाद आप देखेंगे 2019 में जब अभिनंदन को पकड़ा गया। सो इंडिया का वो अखंड भारत वाला और वो RSS वाला मोदी का जो एक स्ट्रेचर है, उसको तो हम कभी डिनाई कर भी नहीं सकते, करना चाहिए भी नहीं। और उसको को बुचर ऑफ दी गुजरात, तो उसके ऊपर तो इतने ज़्यादा ये चीज़ें थी कि, और वो अपनी स्पीच पे करता था, उसने अपने जो मैनिफेस्टो है इलेक्शंस का उसके ऊपर लिखा हुआ सारी चीज़ें, कश्मीर का इशू, सारी चीज़ें उन्होंने ऑलरेडी उसके अपने इलेक्शन जो कंपेन होती है उसके अंदर वो ये लिखता रहा सारा का सारा। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी साइड से उतनी थ्रॉटल से, उतनी वेलोसिटी से शायद उनको कभी इससे पहले जवाब नहीं मिला। सो बात यह है कि अब तो हम उस जगह पहुंच गए कि हमारे पास तो डू और डाई वाली पोजीशन है कि हम क्यों लिहाज करें, किस वजह से हम डिप्लोमेटिक नॉब्स की परवाह करें जब हमारे मुल्क में बच्चे हमारे शहीद हो रहे हैं, स्कूल को एक बच्चियां शहीद हो रही हैं, बस के अंदर धमाके हो रहे हैं। सो ये चीज़ जो है बिल्कुल टॉलरेटेबल नहीं है। मैं समझता हूँ कि बड़ा सही मैसेज दिया है जो कि बड़ा क्लियर होना चाहिए। उसके अंदर सारी कौम इकट्ठी है, कोई उसके अंदर वो चीज़ नहीं है। हमारे बच्चे जब शहीद होंगे, हमारी बच्चियां जब स्कूल को एक बच्चियां शहीद होंगी, और उसके ऊपर अगर आप कहें कि हम इसके अंदर कोई रिलैक्सेबल किस्म का या उसकी फिजिबिलिटी ऐसी बनाएं जो फ्लैक्सीबल हो, मेरा नहीं ख्याल कि वो अभी कौम मानेगी या कौम के बच्चे मानेंगे। और आपको याद होगा कि मैं आपको कुछ 2014 की तरफ लेके जाऊं, जब आर्मी पब्लिक स्कूल पे अटैक हुआ था तो सारी कौम मुत्तहिद हुई थी और एक नेशनल एक्शन प्लान बना था। हमें उस नेशनल एक्शन प्लान जो बना था, जो आज तक हम प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर सके, हमें उसको भी एग्जीक्यूट करना है और उसको एज ओरिजिनल लेटर एंड स्पिरिट के अंदर करना है। अगर हम उसको अपने ओरिजिनल लेटर एंड स्पिरिट के अंदर नहीं करेंगे तो इस तरह के सानियात जो है वो कम नहीं होंगे और लोगों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा। ये तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करना ना स्टेट की जिम्मेदारी है। दिस इज द पैक्ट बिटवीन द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, जिसको जो कि कॉन्स्टिट्यूशन वारंटी करता है, गारंटी करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। सो हमने हमारी प्रायोरिटी क्या है? हमारे मुल्क की सालमियत, हमारे मुल्क के बॉर्डर्स, हमारे मुल्क के लोगों की जान और माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत, उनके एसेट्स की हिफाजत, ये प्रायोरिटी होती है हर मुल्क की। सो अब जहाँ पर हम पहुंच चुके हैं, इस जगह पे पहुंच के तो हमारा पानी की जंग अलग चल रही है, वॉर ऑन टेररिज्म में हम अलग इन्वॉल्व है, हमारे अगेंस्ट जो अभी एक चढ़ाई की गई जंग की सूरत में वो एक अलग चीज़ है। और सब मोस्ट जो आपको मैं अभी बता रहा हूँ कि उनका यहाँ तक उनका आप देख लें कि इंडिया का जो उनका जो एटीट्यूड है वो यहाँ पहुँच चुका है कि वो एक इंटरनेशनल ट्रीटी जिसको इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं, उसको उन्होंने, जो कि वो कर भी नहीं सकते अकेले बैठ के खुद ही, उसको भी उन्होंने सस्पेंड करने का कहा और उसके ऊपर वर्किंग हो रही है। और पानी मीनिंग भाई कि वो, और कुछ दिन कबल अगर आप उसकी स्पीच सुने तो उसने वो भी, जो मोदी ने स्पीच की, उसने यही कहा खून और पानी इकट्ठे नहीं हो सकते, और इस तरह की एग्रेशन वाली स्पीच है जो उसके अपने मुल्क में भी बड़ी कंटेम्प्ट हो रही है, उसको कंडेम किया जा रहा है। कि आप देखेंगे, मैं राहुल गांधी की अगर आप ट्वीट्स देखें और उसकी स्पीच देखें तो उसने तो इसको इतना ज़्यादा कंडेम किया। हालांकि ये वो शख्स है मोदी जो नेहरू के बाद वायदा शख्स है जो तीसरी दफ़ा उनका प्राइम मिनिस्टर बना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो उसका ग्राफ बिल्कुल इस तरह नीचे जा रहा है जिस तरह उनका अभिनंदन का जहाज़ नीचे गिरा था। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, स्पेशली बलूचिस्तान के हवाले से बात करूँ मैं, कि देखें बहुत अरसा गुजर गया, बलूचिस्तान का मसला 1970 से स्टार्ट हुआ है, 60s के एंड से स्टार्ट हुआ है। अल्टीमेटली हमने उसको सॉल्व करना है, हमें वहाँ पर स्कूल्स बनाने हैं, हमें वहाँ पर एजुकेशन का सिस्टम हाई लेवल पे लेके जाना है, वहाँ पर कोई
अच्छी सन नहीं है, वहाँ पर कोई लॉरेंस कॉलेज नहीं है, वहाँ पर कोई बर्नॉल नहीं है, वहाँ पर कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है कि आप ये देखेंगे कोई वहाँ सीरियस मरीज आ जाए तो कोयटा से रेफर किया जाता है कराची। हमें तो वो जो छोटे सिटीज हैं, जो छोटे टाउन्स हैं जहाँ रोज धमाके हो रहे हैं, वहाँ पर भी हमें कोई सोसाइटीज बनानी चाहिए, कोई हाउसिंग सोसाइटीज बनानी चाहिए। अदारों को चाहिए कि अपनी सोसाइटीज वहाँ पर बनाएं ताकि वहाँ पर लोग आबाद हो, वहाँ पर डेवलपमेंट हो, वहाँ पर जो है लोगों को ये चीज आए कि यार यहाँ पर लाइफ हमें ऐसी दी जाती है, वहाँ पर डैम्स की जरूरत है, पानी की जरूरत है। तो ये सारे एक हमें पूरा जो 70 साल से एक जो कमी रह गई है, हमें उस कमी को पूरा करना है। और वो पूरा हमने अभी मैं कहता हूँ डबल स्पीड से करना है, डबल थ्रॉटल से करना है, क्योंकि 18th अमेंडमेंट के बाद तो बहुत पैसा भी वहां पर गया लेकिन वो उसका यूटिलाइज नहीं हो सका। सो द थिंग इज कि जब तक आप किसी इलाके को वहाँ के लोगों को मुतमईन नहीं करते, वहाँ के लोगों को उनके राइट नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ के ग्वादर है पाकिस्तान का आगे मुस्तकबिल ग्वादर में, लेकिन यार ग्वादर के लोगों को भी तो आप अकोमोडेट करें ना, ग्वादर के लोगों को इतना फैसिलिटेट करें, उनको वहाँ पर अच्छा रहने सहने का तरीका प्रोवाइड करें, प्रायोरिटी आपकी वो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, मैं नेटिव हूँ, इस्लामाबाद में मेरा गांव मौजूद है। अब मुझे निकाल के बुलडोज करके यहाँ नए शहराबाद करने से तो यहाँ के लोगों का तो हल नहीं होगा मसला ना, वो एक नया प्रॉब्लम जनरेट करेगा। आप वहाँ के मुकामी लोगों को रेड इंडियन तो नहीं बनाएंगे ना। सो द थिंग इज कि वहाँ के लोगों को आपने साथ चलाना है, उनको अवेयर लेकर आना है, उनको एजुकेशन देनी है, उनको हेल्थ देनी है, उनको जॉब्स देनी है। तो तब होगा जब उन सिटीज को आप आबाद करेंगे। यार आबाद जगह में तो यही कुछ होगा ना, वो एम्प्टी कहते हैं, एम्प्टी माइंड इज अ फैक्ट्री ऑफ डेविल। बिल्कुल। तो जब तक आप वहाँ के लोगों को भी लेकर नहीं जाएंगे ताकि आपके अपने लोग वहाँ सेटिस्फाई रहें, जब वो सेटिस्फाई होंगे उनकी अटेंशन 3rd 4th साइड पे जाएंगी तो इस तरह के वाकयात भी कम होंगे। बिल्कुल ठीक है। शैला साहब, आप औलाद का गम, बच्चों का गम तो शायद आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता हो। अब एक कौम के बच्चों के ऊपर एक मरतबा फिर अटैक हुआ है, पहली दफ़ा नहीं है, दूसरी तीसरी दफ़ा इस तरीके से हुआ है। और फिर पाकिस्तान ने कम अज़ कम अब ये बयानिए के मैदान में जो है वो भरपूर जवाब एक दिया है कि हमने एक चीज़ एक लिंक सामने रखा है। ज़ाहिर है कि इसके ऊपर अमली चीज़ें भी होंगी, बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में वफूद जाएंगे तो वो भी वहाँ पर भी बात होगी कि जी हमारे बच्चों को इस तरीके से अटैक किया जाता रहे। कैसे सम अप करेंगी आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, पाकिस्तान के जवाबी तरतीब को जो बयानिए के मैदान में हो रही है? मैं समझती हूँ कि ये 9 और 10 मई के दरमियान की रात में जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद ये दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें आपको अपने डीजी एक बड़े डिफरेंट मूड में नज़र आए दोनों दफ़ा। आज जो शुरू का हिस्सा था उसमें यकीनन के बच्चे की शहादत भी हुई थी, और फिर जिस तरह से बच्चों के बस पे अटैक के बाद उसकी वीडियो जिस तरह से जल्दी वायरल्स हुई भारत में, उन्होंने उसके सबूत पेश किए। और बहुत सारी इस तरह की प्रॉक्सीज़ हैं जिनके सबूत हमारे पास हैं। और वो एक जज्बाती लम्हा भी आया कि जब बच्चों के बाप को दिखाया कि उन्होंने किस तरह अपने बच्चों की शहादत को जो है वो कबूल किया और अल्लाह को अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह कहकर उन्होंने अपने बच्चों की जान का नजराना मुल्क की गोद में दिया। तो ये वो बातें थी जहाँ पे सबकी आंखें यकीनन भीगी होंगी। लेकिन इसके साथ साथ जो बात है जो मैं यहाँ पे कहूँगी कि देखिए, बात यह है कि जवाब हम दे चुके हैं। हमारा टारगेट जो है कभी भी अवाम नहीं होते, इसलिए शायद लोग हमें कमज़ोर समझें। अपने तौर पे समझ रहे थे कि जब वो प्रॉक्सी करते हैं हमारे बच्चों को, हमारी मसाजिद को, हमारे इमाम बारगाहों को, इबादत गाहों को, इनको निशाना बनाते हैं, तो हम जवाबन ये नहीं कर सकते। हम उनकी ताकत का गरूर जिसमें उन जगहों को, उन ताकत की चीज़ों को तो तबाह कर सकते हैं कि उनकी बेसिस तबाह कर दी, उनके ड्रोन हमने न्यूट्रलाइज करके गिरा दिए, उनके राफेल गिरा दिए, जेट गिरा दिए। लेकिन हमारे लिए ये मुश्किल है कि जवाबन हम उनकी इमाम बारगाहों, उनकी इबादत गाहों को तबाह करें, उनके बच्चों को और उनके निहत्ते शहरियों को मारें। ये एक फ़र्क है और ये फ़र्क रहेगा, क्योंकि अगर आप देखें तो पानी बंद उन्होंने किया है। दुनिया में जो है वो वाक़या करबला के बाद एक लकीर खिंच गई कि जुल्म की जहाँ इंतहा होगी वहाँ पानी भी बंद होगा। तो ये एक बात है कि हम जवाब दे रहे हैं उन्हें, और ऐसा
मुंह तोड़ जवाब दिया है। और इसके अलावा जो हमारे यहाँ प्रॉक्सीज हो रही हैं, हम उनको बेनकाब कर रहे हैं। और उस ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन नहीं हो रहा, ऑपरेशन का देखिए, जब धड़ाधड़ मसाइल हो रहे थे कि कराची में वाक़या हो रहा है, कहीं हो रहा है, कहीं हो रहा है, तो तरीक़ाकार दूसरा था। लेकिन अब टारगेटेड ऑपरेशन हो रहे हैं जो एक दिन में 100 से ज़्यादा बताए गए कि होते हैं। और इस तरह से जो लोग पाकिस्तान के पैसे के साथ अपना ज़मीर बेच देते हैं और उनके लिए काम करते हैं, उनको ढूंढ ढूंढ के निशाना बनाया जा रहा है। और वो लोग जो इस पे कौमियत को बेच रहे हैं, वो लोग जो इस पे मज़हब का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको बार बार जो है आइडेंटिफाई किया जा रहा है। उसमें बहुत सारे लोगों को दिखाया गया कि किस तरह से जो है इन्होंने पैसे लिए और भारत जाते हैं, और किस तरह से भारतीय मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं, जो फौजी हैं, वो लोगों को उकसा रहे हैं कि कितने लाख लेकर तुम किस किस को मार सकते हो, यानी हम देने को तैयार हैं, तुम निशाना बनाओ। तो आपने देखा होगा, चाहे चीनी इंजीनियर्स को मारा जा रहा हो या मुख्तलिफ उनको, तो उसमें हमारे लोग इस्तेमाल हुए हैं। तो ये चीज़ें हैं जिसको हमें समझना होगा कि जब तक हम अंदर से कमज़ोर रहेंगे, हमारे ऊपर बाहर से अटैक होगा और हमें घुस के होगा। और यही चीज़ है जो हमें समझनी है। हम तालिबान के हाथों मज़हब के नाम पर इस्तेमाल हो जाते हैं। हम मायूसी और महरूमी का लेबल लगा के अपने मासूम लोगों को इस्तेमाल करते हैं। हमें इससे निकलना होगा और हमें देखना होगा कि उसी महरूम और मज़लूम जगह से लोग निकले भी हैं, कामयाब भी हैं, बाहर भी आ रहे हैं। और फिर बच्चों को और बेटियों को जिस तरह से इस्तेमाल किया गया, उसकी भी मिसालें दी गई। तो देखें, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जहां दुनिया के लिए सबूत फराहम किए गए हैं, वहां पाकिस्तानियों के लिए एक मैसेज है कि भारत ने जब खुला हमला किया पहलगाम के बाद, तो आप एक हो गए। तो अब ये जो इंटरनली हमारे ऊपर वार कर रहा है, इसको आप अंडरस्टैंड करें। आप इन दहशतगर्दों के वाली वारिस ना बने, इन दहशतगर्दों के नारों में ना आए और पाकिस्तानी होने का किरदार अदा करें। एक छोटा सा नाज़रीन ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो अज़हर सिद्दीक साहब हमें ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद, अज़हर सिद्दीक साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। अज़हर साहब, सर बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात ना करवाई गई तो IMF प्रोग्राम की शराइत जो है उसको नहीं मानेंगे। ये गंडापुर साहब अचानक जो है वो रियासत पे हमला क्यों कर देते हैं अपनी सियासत को देखते देखते? शुक्रिया। देखिए, मैं एक बात जो समझिएगा, यानी मुलाकात करवाने का वैसे तो कानूनी हक है, आईनी हक है, प्रिजन एक्ट, प्रिजन रूल्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ICCPR, नेल्सन मंडेला रूल, कायरो डिक्लेरेशन, मुझसे बैन अवी दुनिया में और वर्किंग पेपर UN का अगर पढ़ लें आर्बिट्रेरी डिटेंशन के ऊपर, आप अंदाजा लगाएं ये क्या शो करती है। पूरी दुनिया मजाक उड़ रहा है ना आपका। तो ये नहीं, पहले तो ये समझना है, यानी आप अगर हुकूमत चला रहे हैं तो आईन और कानून की पासदारी करें। अब दूसरा जहां तक है, अलीमीन गंडापुर साहब वजीर आला KPK हैं और उनसे मुलाकात नहीं करवाई जा रही। उन्होंने अगर पैरोल के लिए दरखास्त दी, उनकी बात एक वजीर आला के साथ ये हो रहा है, फिर क्या करेगा? उन्होंने अपनी पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट दी है और उस पर वो, यानी मैं नहीं समझता इस बात को कि हम इसको नेगेटिव मानों में ले जाएं। इस बात को अब एक हेल्थी क्यों नहीं समझते हैं कि वो आपकी एक नालायकी बता रहे हैं कि आप इन सारी चीजों को बैठकर ये जो कुछ कर रहे हैं, तो यानी आप कहीं ना कहीं तो, और देखें, जब तक आप ह्यूमन राइट्स की, और वजह क्या है, IMF की अपनी सर्टेन कंडीशंस देख लें, उसमें ह्यूमन राइट की कंप्लायंस होती है कि आपने उन सारी चीजों को कंप्लाई करना है। मकसद ये नहीं है, यानी मैं इसको इस तरह की चीजों को पॉलिटिकल स्टेटमेंट हमेशा समझता हूं। और ये अगर थोड़ी सी शर्म और हया हो, अगर हमारी मौजूदा हुकूमत को जरा सा भी हो कि आप खुदारा यार, क्या यानी ये कोई मुलाकात कराना, कोई बड़ा पहाड़ जुए शीर लेके आना है या कोई आसमान से तारे तोड़ने हैं? आप तो फुल कोर्ट का फैसला, हालांकि मैं उस फैसले से इत्तेफाक नहीं करता। जब वो सारी पिटीशन डिसाइड हुई, मेरी पिटीशन पड़ी हुई थी, मैंने तो कहा था कमीशन बनाया है इस बारे में। मैंने बाकायदा सिर्फ इस तक नहीं किया, 4 बड़े यहाँ मामले बता देता हूँ आपको। यानी अभी तक इस्लामाबाद की अपनी जेल क्यों नहीं है? फंड आए हुए हैं, क्यों नहीं जेल बनाई अभी तक?
दूसरा मैंने ये कहा कि तमाम कैदियों को बताया ना मुझे सहूलियात क्या दी हैं, क्या बैनुल अक़वामी क़वानीन पर अमल दरामद हो रहा है। फिर मैंने तीसरा इमरान खान साहब के हवाले से मामला मैंने किया कि इमरान खान साहब से कमीशन बनाया जाए, जो जाके देखे उन्हें सहूलियात मिल रही हैं, इन कवानीन के तहत मिल रही हैं, उषा बीबी साहबा को मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं। और चौथा बड़ा अहम मामला है कि इस्लामाबाद के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप अंदाजा लगाएं, पुलिस का टोटल हमारा फोकस है, पंजाब हो यहाँ आ जाए वो फोकस सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसके अलावा फोकस नहीं। अब तो हालात ये हैं कि पुलिस जिस तरह के मामला में इन्वॉल्व, यानी इस वक्त जो हालात और वाक़यात ऐसे चल रहे हैं ना, वो मेरे पास इंडिविजुअल केस का जितना टाइम रखिएगा बताऊंगा कि पुलिस क्या कर रही है। क्या पुलिस एक कोई कमीशन एजेंट बन गई है, क्या पुलिस कोई आपस में बार्गेन एजेंट बन गई है, FIA, एंटी करप्शन या नैब, यानी ये वो महकमे हैं। यानी आप बुनियादी एक मजाक उड़ा रहे हैं ना, पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है और इट्स टॉक ऑफ द डे। ये हर जगह है। यानी जरा तसव्वुर कर लें आप जरा, अब इमरान खान साहब का दौर था, तो ठीक कहा कि AC उतारने की बातें, पॉलिटिकल बातें होती रही, लेकिन क्या AC उतार, मैं इसको पॉलिटिकल स्टेटमेंट समझता हूँ बाहर। ठीक हो गया। अली गौहर बलोच साहब, सर आप भी इसको सियासी बयान ही समझते हैं जो अलीम गंडापुर साहब कह रहे हैं? नहीं, मैं ये सियासी बयान नहीं समझता। ये इनका वही चेहरा है 9 मई वाला कि जो मतलब है जिस तरह से ये पाकिस्तान के इदारों के ऊपर हमला आवर हुए थे और इन्होंने एक दहशतगर्दी की कार्रवाई की पाकिस्तान के खिलाफ, फिर उसी तरह से इनके जो उस वक्त के सूबाई वज़राए ख़ज़ाना थे दोनों, जिनके ज़रिए ये खतूत लिखते थे कि पाकिस्तान को कर्जा ना दिया जाए और पाकिस्तान के खिलाफ ये लॉबिंग्स करते हैं बाहर के ममालिक में जाकर, और वहाँ कहते हैं कि पाकिस्तान तो वो मुल्क है जहाँ पर बुनियादी हकूक की जो है वो मतलब है कि पाबंदी की जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो इनका वतीरा है, और जिससे पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं, जो हमें चैलेंजेस हैं, वो यही हैं कि कुछ लोग हैं जिन्होंने इनके जो कि दहशतगर्दी करते भी हैं और दहशतगर्दों के सहूलतकार भी हैं। इन्हीं का दौरे हुकूमत था जिसमें पाकिस्तान के खतरनाक तरीन दहशतगर्दों को छोड़ दिया गया था। आज वो रिटायर्ड जो वो जनरल हैं फैज, वो ये उन्हीं का सारा कुछ था कि उनके ज़माने में, और उसके बाद फिर आप देख लें कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता जहां पर हमारी मुसल्लह अफवाज की जो है वो शहादतें ना होती हों और बेगुनाह जो है पाकिस्तानी अफवाज के लोग और पाकिस्तान के शहरी जो हैं वो दहशतगर्दी का निशाना भी बनते हैं और इस किस्म की कार्रवाइयों का भी बनते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जिन लोगों ने सियासत का लिबादा ओढ़ा हुआ है, इनके वो आईना दिखाने के लिए वो दिन भूल गया है जब नवाज शरीफ साहब की अहलिया बीमार थी और वो उस वक्त के सुप्रीटेंडेंट को मिन्नतें करते रहे कि मेरी एक दफा बात करवा दें, और वही सुप्रीटेंडेंट कुछ घंटे के बाद आकर कहता है कि आपकी अहलिया फौत हो चुकी हैं। वो किस कानून और आइन में लिखा हुआ था? मुझे बताएं कि जो आसिफ जरदारी साहब की अहलिया को रात के अंधेरे में घर से घसीट कर जेल में लेकर गए थे, वो क्या था? ये बताएं कि जब मरियम नवाज साहिबा को उनके वालिद से मिलने गई और उनकी मौजूदगी में उनको वहां से गिरफ्तार कर लिया गया मुलाकात के दौरान, और उनकी बेटी भी साथ थी, और जब राना सनाउल्लाह के सेल के अंदर कीड़ियां और चीनी फेंकी जाती थी, कीड़ियां छोड़ी जाती थी और एक चटाई तक भी नहीं दी जाती थी, इस किस्म की ये मजालिम करते रहे। तो वो तो एक बड़ी दास्तान है। बहरहाल जो भी जेल रूल्स में उसके मुताबिक मुलाकातें होती हैं, लेकिन एक आपको पता है कि हमारे ISPR की तरफ से और मुल्क की तरफ से भी हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, चूंकि देखे ना, इसमें तो कोई शक नहीं है कि 9 मई के वाकयात का मास्टरमाइंड तो वो इमरान अहमद नियाज़ी ही है, और फिर कुछ लोग इस तरह की मुलाकातें करते हैं जिनके जरिए वो पैगाम रसानी करता है और फिर उसके बाद मुल्क में एक इंतशार फैलाता है। जाहिर है कि जिस चैलेंज से मुल्क गुजर रहा है वो किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है, तो उन चीजों को भी फॉलो करना है, और जो जेल रूल्स में है उसके मुताबिक बिल्कुल मुलाकातें करवाई जाती हैं और उस बार मिलवाया भी जाता है। और गंडापुर साहब जो खुद इस्लामाबाद के ऊपर 2-3 दफा यलगार कर चुके हैं, हमला आवर हो चुके हैं, किस तरह से वो गुलेले लेकर, वो कील वाली लाठियां लेकर इस्लामाबाद के ऊपर हमला आवर हो चुके हैं, उनके ढका छुपा हुआ नहीं है। ये अलग बात है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की कौम को भी समझ आ गई है, और जो लोग, जो मासूम लोग जिनको ये बरगला कर उन्होंने 9 मई के वाकयात करवाए थे, आज उनके ये वाली वारिस भी नहीं बनते हैं। मैं शैला साहिबा को भी जरा, बलोच साहब जरा, मैं शैला साहिबा को बिल्कुल, ये मतलब है कि अब ये लोग भी साथ साथ एक्सपोज हो चुके हैं। ठीक हो गया। हमारे लिए ये चैलेंज है कि जो सियासी लिबादा ओढ़ के पाकिस्तान में दहशतगर्दी
को फैलाते हैं, उसकी सहूलतकारी करते हैं, इन लोगों को डिस्करेज करना चाहिए। इसी से पाकिस्तान में होगा, इसी से पाकिस्तान शैला रज़ा साहिबा का टर्न है। मैडम, आप मुत्तफिक हैं अजहर सिद्दीक साहब की इस बयान से कि वो कहती हैं कि ये नुमाइशी बयान है, सियासी बयान है, लेकिन हकीकत ये है कि उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, उनको मुलाकातें नहीं करने दी जा रही। अच्छा देखिए, जहाँ तक मुलाकात की बात है, उनको जेल मैनुअल के हिसाब से मुलाकात की इजाज़त मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, अब दूसरी बात जो है वो ये है कि हम इस मुल्क में सियासत क्यों करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्यों बनती हैं? इसलिए कि हम अपने मुल्क के लिए सियासत करते हैं, अपने मुल्क के अवाम के लिए करते हैं। अब अगर चाहे मुलाकात कराई जाए या नहीं कराई जाए, आपका इस वक्त सबसे बड़ा मसला आपकी इकॉनमी है। आपको तो अपने दौर में इसका एहसास ही नहीं था, आपने IMF से माहिदा किया और तोड़ दिया। आपको पता चला क्योंकि आपके लिए सिर्फ आपकी ज़ात है कि भाई मुझे हटाया जा रहा है। आपने IMF के माहदे से जो है वो फिर गए, अपने पेट्रोल की कीमत जो है वो 10 रुपये वापस ले लिए, लेवी को जो बढ़ाना था 4 रुपये से 50 तक ले जाना था वो उसमें पीछे हट गए, और जो इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के माहदा था उसमें भी ये शुरू कर दिया। और उसके साथ ये बयानात भी आए कि अगर मुझे हटाना था तो इससे बेहतर था बॉम्ब मार देते। पता है बॉम्ब क्या होता है, अंदाज़ा है? और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि क्योंकि हमें मालूम था कि हमें हटाया जा रहा है तो हमने मईशत पे बारूदी सुरंगें बिछा दी। ठीक है, इनको कुछ पता ही नहीं। 76% कर्जे में इजाफा हो गया इनके दौर में, इनके खुद फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा। फिर उन्हीं की आपस की बातचीत भी आई, पता नहीं क्या इन्हें मसला है IMF पे। हालांकि इनके मिनिस्टर ने कहा था कि बहुत सख्त शराइत पे जो है वो PTI ने कर्जा लिया है और पीपल्स पार्टी ने बहुत आसान शराइत पे लिया था, कि इन्होंने कहा अगर ये बात पूरी नहीं हुई तो हम IMF के माहदे पे सूबे में अमल नहीं करेंगे। तो जहाँ पे ज़ाती मफाद जो है वो मुल्क और अवाम के आगे आ जाए तो ये बड़ा ख़तरनाक है, और फिर ज़ाती मफाद में इंसान कुछ भी नहीं देखता है। और इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें मैं यही कहूँगी कि एक वज़ीर आला जो है अपनी नौकरी पक्की करने के लिए पार्टी में बार बार अटैक कर रहा है फेडरल गवर्नमेंट पे। 15 साल अब तीसरी हुकूमत है वहाँ पे उनकी, जो इस वक्त वहाँ दहशत गर्दी है। ख़ुद वज़ीर आला के इलाके में लोग निकल नहीं सकते हैं, और पाकिस्तानी हुकूमत से पूछे बग़ैर, फेडरल गवर्नमेंट से पूछे बग़ैर आप अफ़गान एम्बेसी में जाते हो, उन लोगों से मिलते हो जो तराने का एहतराम नहीं करते, उनकी दलील देते हो कि म्यूज़िक था और ये था। तो बात सारी ये है कि आप की सियासत में पाकिस्तान नज़र नहीं आ रहा, पाकिस्तान के लोगों की बेहतरी नज़र नहीं आ रही, पाकिस्तान की मईशत नज़र नहीं आ रही। तो ये बड़ी संजीदा बात है जिसमें एक वज़ीर आला जिसे फिर लॉन्च किया गया है, जिसको जो भी क़यादत वो दी गई, टास्क दिया गया, वो फेल हुआ, और वो बेचारा पता नहीं कितने डिस्ट्रिक्टों से होता हुआ वापस पहुंचा, कभी गायब हो गया। बीच में जुनैद अकबर को, फिर मुराद सईद को, अब फिर इन्हें लॉन्च किया गया है। तो इस तरह की बातें ज़ेब नहीं देती हैं। अभी हमारे साथ बड़ा संजीदा मामला था, आपने उसके देख लिए रिएक्शन कैसे सिंध में आए कि उन्होंने वज़ीर दाखिला का घर भी जला दिया, लेकिन हमने एक ऑफिशियल वे में उस लड़ाई को लड़ा फेडरल गवर्नमेंट से और अपने हक़ में फ़ैसला लिया। और ये जो पाकिस्तान में जेल जाना और जेल में सहूलतें न देना, थोड़ा सा मैं बलोच साहब, आसिफ जरदारी साहब की हमशीरा गिरफ्तार, जी मैंने दुरुस्त कर दिया, और बीबी आसिफा को ना मिलने देना, बीबी आसिफा को मिलने ना देना, ये सब होता है यहाँ पे। यहाँ पे तो ये भी होता है कि अगर किसी का मुकदमा सिंध में है तो कह देते हैं कि नहीं, नैब सिंध से ये लोग वो ले सकते हैं जरदारी साहब को ये फ़ायदा, तो उनको बार बार इस्लामाबाद बुलाया जाता है। बात की इन्होंने रात के 12 बजे चांद रात पे, जब कैदियों को छोड़ा जाता है सजाएं कम कर करके, नैब ने दाखिल किया हुआ था हॉस्पिटल में, आपने उठा के घसीटते हुए सीनियर सिटीज़न है उनको आप जेल ले गए। कोई कानून बता सकते हैं? अभी आप बड़े चार्टर बता रहे थे मुझे
तो मेरा ये कहना है कि गलत हो रहा है जो हो रहा है। अगर आप समझते हैं कि उनको मिलने नहीं दिया जा रहा, वैसे मेरी नॉलेज में तो उनसे वकील मिलते हैं, अब आपस के आपके झगड़े हैं कि ये मिले ये ना मिले, ये मिले ये ना मिले, तो वकील तो उनके मिलते हैं प्रॉपर। और हालांकि 1 महीने में 1 दफ़ा होती है उनकी हियरिंग, लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि जो कुछ उन्होंने हरकत की थी उसके जवाब में वो हरकतें नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी सोचना पाकिस्तान का ही चाहिए। बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहब आपका, अली गौहर बलोच साहब आपका, अजहर सिद्दीक साहब आपका। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतने याद दीजिएगा।